नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की बड़ी और छोटी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे संसद के शीतकालीन से जुड़ी खबरों की, जिसमें बात होगी क्या आज भी विपक्ष हंगामा करेगा और कौन कौन से ऐसे विधायी कामकाज हैं जो आज सूचीबद्ध है। 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इसके अलावा बात होगी उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां रविवार को भड़ी की हिंसा के बाद अब पुलिस हर एंगल से इसकी तफ्तीश, इसकी जांच कर रही है। संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। इसके अलावा खबरें होंगी दिल्ली की AQY से जुड़ी हुई, जिसमें मामूली सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर ही बनी हुई है। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में पेश होंगे बैंक और रेलवे संबंधी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वायुयान विधेयक पर होगी चर्चा। आज से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का संघर्ष विराम हुआ आरंभ। संयुक्त राष्ट्र ने किया फैसले का स्वागत। नेतन्याहू ने कहा अगर हिजबुल्लाह ने तोड़ा समझौता तो होंगे हमले। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन, कम से कम 6 लोगों की मौत, सैकड़ों गिरफ्तार। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और आज से शुरू होगा राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च होगा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी अभियान की शुरुआत। और न्यूज़ 10 में टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार से शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। कामकाज के लिहाज से आज का संसद का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा में आज 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। इस बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल संशोधन विधेयक 2024 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए सदन में रखेंगे। इसके साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र के कामकाज के लिहाज से आज दूसरा दिन है। कल संविधान दिवस था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। आज कैसा रहेगा विधायी कामकाज के लिहाज से दिन, आइए कुमार आलोक के पास चलते हैं और उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। कुमार, 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इससे पहले किस तरीके की अभी चर्चाएं चल रही हैं? क्या इंडी ब्लॉक की बैठक भी हो रही है? और अगर आज के विधायी कामकाज के लिहाज से बात की तो कितने महत्वपूर्ण रेलवे और बैंकिंग के ये दोनों बिल हैं? पहले तो मैं बिल की बात करूं, जो 2 इम्पोर्टेंट लोकसभा में बिल आज पेश होने हैं और उसको पारित किए जाने की संभावना है। तो पहला बिल, जैसा कि मैंने बताया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये बिल है। और ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्ट जो प्रावधान हैं, जो आज़ादी के पहले के हैं प्रावधान, जो इस कानून में लागू हैं, और आज़ादी के बाद यानी 1955 में जो स्टेट बैंक का जो एक्ट है, तो इन सारे एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है समय के साथ। तो उसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है। उसी तरीके से रेलवे से संबंधित जो बिल है, उसमें भी जो पुराना एक्ट है 1989 का, उसको बदलने की बात है। इसी तरह भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में पेश होगा और उसको पारित करने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच आप देखेंगे कि जिस तरीके से पहले 25 तारीख को जब सेशन का पहला दिन था, तो किस तरीके से हंगामा हुआ। और लोकसभा में देखें तो जो जिनकी स्मृति में मौन रखा जाता है, जो संसद सदस्य, जो पूर्व संसद सदस्य जिनकी मृत्यु हो जाती है, और विचरी रेफरेंस इसको कहते हैं,
तो अगर वो अभी पूरा भी नहीं हुआ था और विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हुआ और सदन को स्थगित कर देना पड़ा। तो आज की बात अगर हम करें तो आज अभी 10 बजे से फ्लोर लीडर्स की बैठक शुरू हो चुकी है, यानी ओपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो आपस में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आज वो उनकी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन रणनीति अगर आप देखें कि जो 2 मोशन लाए गए हैं, एक मानिक चंद्र जो टैगोर हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। उसी तरीके से राज्यसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नियम 267 के तहत अडानी इशू पर चर्चा की मांग की है। तो आप कह सकते हैं कि आज का दिन भी अगर ऑपोजिशन का क्या रुख रहता है, तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि ऑपोजिशन की ओर से विभिन्न मुद्दों पर, चाहे अडानी ग्रुप का मामला हो, चाहे दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला हो, और सबसे जो ज्वलंत इस समय जो मुद्दा है वो संभल का जो मुद्दा है। हालांकि संभल में स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, लेकिन इस मसले पर भी चर्चा कराने की बात की जा रही है। और अगर आप देखें कि कल जो संविधान दिवस मनाया गया उसमें विभिन्न दल के लोग शामिल हुए उस संविधान दिवस में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था संभल कांड को लेकर के। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि जब संसद का सत्र 11 बजे से दोनों सदनों का शुरू होगा तो ऑपोजिशन की भूमिका क्या होती है, और ऑपोजिशन लीडर की बैठक 10:30 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम जानेंगे ऑपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनसे हम जानेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड जानेंगे कि क्या उन्होंने निर्णय लिया है और क्या संभावना रहती है लोकसभा और राज्यसभा में सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या वो फिर एक बार हंगामा करेंगे और सदन को चलने नहीं देंगे। पहले दिन के लिहाज से कामकाज की बात की जाए तो हंगामे के हत्थों चढ़ गया पूरा पहला दिन। अगर आज जो कामकाज के लिहाज से दूसरा दिन है, अगर इसी तरीके से विपक्ष हंगामे की बदौलत चढ़ जाएगा ऐसा संसद का कार्यकाल, तो किस तरीके से चलेगी संसद सत्र। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था, संसद के सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री को सुना था, वो कह रहे थे कि हर मुद्दे पर वो बात करने के लिए राजी है। ऐसे में बार बार व्यवधान उत्पन्न करने से, संसद की कार्यवाही बाधित करने से बिल पास नहीं होते, चर्चाएं नहीं होती, तो ऐसे कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी आलोक? देखिए, संसद की गरिमा की अगर हम बात करें तो संसद की गरिमा पहले स्थापित होती थी कि किस सदस्य ने किन ज्वलंत मुद्दों को या जनहित के मुद्दों को उठाया, और जनहित के मुद्दों को उठाने के बाद उस पर सरकारें एक्शन लेती हैं। अभी हम देखेंगे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, तो इन सब चीज़ों जो ज्वलंत इशूज़ है उस इशूज़ को न उठा करके आज की तारीख में विपक्ष ये चाहता है, जैसे हंगामा करने के बाद जो स्थगित होती है, एडजॉर्नमेंट होता है, तो उसके बाद एक सुर्खियां बटोरते हैं, अखबारों में कटिंग बनती है, अखबारों में हेडलाइन बनती हैं, न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइन बनते हैं। तो इस अभी आप देखेंगे कि जो भी निर्णय होता है कि सदन को कैसे चलाया जाए, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बीएससी की बैठक होती है, और बीएससी की बैठक में हर एक जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके फ्लोर लीडर शामिल होते हैं, और एक कंसेंसस बनता है कि हाँ, हम संसद को सुचारू रूप से चलाएंगे, ये मुद्दे हम उठाएंगे। आपको ये संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, तो उनसे ये लिया जाता है कि हम विपक्ष के लोग हैं, हम ये इन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं, और वहाँ पर सहमति बन जाती है कि हाँ ठीक है, हम जो जरूरी विधायी कार्य है उसको पूरा करने के बाद हम आपके मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन बीएससी की बैठक में सहमति बनाने के बावजूद जब सदन चलता है तो उस समय फिर विपक्षी सदस्य वही राग ठीक है। तो देखना होगा 11 बजे सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो किस तरीके के आसार दिखने को नजर आते हैं और विधायी कामकाज कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए आपका धन्यवाद। और आइए आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां रविवार को भड़की थी हिंसा। उसके बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। जामा मस्जिद के पास कुछ दुकानों को छोड़कर संभल के सभी बाजार, स्कूल खुल गए हैं। इंटरनेट सेवा पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। उधर प्रशासन उपद्रव में शामिल लोगों के फोटो भी मीडिया में जारी करेगा ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। पुलिस ने पथराव करने वाले सैकड़ों आरोपियों को चिन्हित कर दिया है और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। संभल शहर के अलावा आसपास के कस्बों और गांव में भी उन्हें ढूंढा जा रहा है। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितना प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी। उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सब के सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है।
लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। जियाउर रहमान को 168 BNSS का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनली उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। संभल के मौजूदा हालात पर मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि इलाके में अवैध हथियारों की रिकवरी की जा रही है और लोग साक्ष्य इकट्ठा करने में पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब किया जाएगा। मुरादाबाद कमिश्नर ने बताया कि जांच में मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी हमें अवैध हथियार मिले हैं या मिल रहे हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। अभी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम घरों में लोगों के ऊपर प्रेशर डालें या घरों को हम छानबीन करें। जब लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हमारा एविडेंस कलेक्शन में, तो मुझे कोई ज़रूरत में नहीं महसूस होती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज़ करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। हम पहले से कोई भी थ्योरी लेके नहीं चल रहे हैं। न्यूज़ 10 में एक और बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ के रिश्वतखोरी के सभी आरोपों से मुक्त हैं। AGEL ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के अधिकारियों यानी कि गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और वरिष्ठ निदेशक विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून यानी कि FCPA के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्पष्ट किया है कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि केवल एज्योर पावर के अधिकारियों और एक कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित आरोप में केवल अजूर पावर के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैम्बेन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल और साथ ही CDPQ यानी कि केस डे डिपोर्ट एंड प्लेसमेंट डू क्यूबैक कनाडाई संस्थागत निवेशक और एज्योर के सबसे बड़े शेयरधारक का नाम शामिल है। बयान में यह भी कहा गया है कि अदानी समूह के किसी भी अधिकारी का नाम इसमें नहीं है। और इसी मामले से जुड़े हुए अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि यह एक अभियोग है और इस पर अडानी अमेरिका में कानूनी परामर्श लेंगे। उन्होंने 5 आरोपों के बारे में बताया, जिसमें आरोप संख्या 1 और आरोप संख्या 5 अधिक महत्वपूर्ण है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि इन दोनों आरोपों में अडानी का नाम नहीं है। When you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. Count 1 and count 5, the Adanis are not named, but several other persons are named. Whether they are connected with Mr. Adani or not, they will respond. But I just wanted to clear the air that the Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice.
वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अडानी या अडानी ग्रीन के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। No offense is alleged in the indictment against any of the Adanis or Adani Greens. Please remember that the whole issue is about issuing of bonds in the US by Adani Greens. The alleged violation in the US is that bonds were issued without informing the bondholders, the investors, that there were violations in India. Now, if that is the substratum of the whole case, please note, the case is that you induced people in America to subscribe to these bonds without informing them that you were indulging in bribes to get contracts in India. न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे। केंद्र सरकार आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की कर रही है शुरुआत। क्या है इस अभियान की विशेषताएं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 10। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चुनावों के लिए मतपत्र से मतदान की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। धर्म प्रचारक के पॉल की ओर से दायर जनहित याचिका में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बैलेट वोटिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 18 राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हासिल है। चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता भी कह चुके हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो इसके जरिए चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बोलते, तब उन्हें ईवीएम में खामी नजर नहीं आती। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में पीड़ित की ओर से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई जमानत शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर उसने लखीमपुर खीरी में पब्लिक रैली की है। कोर्ट ने इस पर आशीष मिश्रा को शर्तों के पालन की सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट इस मामले पर पीड़ित की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा। तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई, और आशीष मिश्रा पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए ATRE सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के खिलाफ नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा पैदा हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई होने वाली है। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सरकार ने इस कानून के जरिए 3 तलाक को अपराध के दायरे में लाकर 3 साल की सजा का प्रावधान किया है, जिसे विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर इस कानून का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में सैकड़ों 3 तलाक के केस सामने आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करने के लिए कानून की जरूरत थी। इस कानून से 3 तलाक को रोकने में मदद मिली है। और अब बात एक महत्वपूर्ण अभियान की। केंद्र सरकार आज बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के लॉन्च समारोह में भाग लेंगे। बाल विवाह मुक्त भारत एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश में नाबालिगों के विवाह की प्रथा को जड़ से खत्म करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता को देखते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है, जो कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। बता दें कि ठोस प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग 5 में से 1 लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रथा है जो असंगत है और लड़कियों को प्रभावित करती है। बाल विवाह मुक्त भारत प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन से प्रेरित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं और लड़कियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी आवश्यक है। अभियान के लॉन्च समारोह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया जाएगा। यह पोर्टल बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम करने और साथ ही बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी सूचना देने के अभियान के मिशन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से बाल विवाह निषेध अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी समेत सम्मानित नागरिक भाग लेंगे। नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। मौके पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन के योगदान को भी याद किया गया। ये दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन की सोच थी कि भारत दूध उत्पादन में पहले पायदान पर पहुंचा। दूध उत्पादन ने सहकारिता के जरिए उद्योग का रूप ले लिया, जिससे 10 करोड़ लोग सीधे जुड़े हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना है, उन्नत नस्लों के साथ कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना और पशुपालकों को सहकारिता से जोड़कर संगठित क्षेत्र में लाना है। हमारा देश भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है। हमारा प्रतिवर्ष जो दूध उत्पादन का दर है वो 6% प्रतिवर्ष की दर से हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस के मौके पर 3 श्रेणियों में गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन को सम्मानित किया गया। और इन 3 श्रेणियों में विजेताओं को 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए दिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से पुरस्कारों को शामिल किया गया। हमारा ये एक बहुत अच्छा रोजगार का बहुत अच्छा साधन आज हमारे लिए जीवन में हमारे लिए कामयाब है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो सहकारिता से दूध उत्पादन में नई श्वेत क्रांति आई है, लेकिन अभी भी देश के 5 लाख गांवों को सहकारिता से जुड़ी मंडियों से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। अभी भी 5 लाख गांव में दूध मंडियां नहीं है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह साहब जो सहकार मंत्री भी हैं, उन्होंने ये विजन दिया कि अगले 5 से 10 साल में जो बाकी के 5 लाख गांव हैं, उसमें से 2 लाख गांव में इस तरह की दूध मंडियां बनाई जाए। इस मौके पर दूध उत्पादन में इजाफा, डेटाबेस तैयार करने और पशु के वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। मौके पर पूरे देश में बाइक रैली के जरिए डेयरी और सहकारिता को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जुटे युवाओं को सम्मानित भी किया गया। पशुपालन का ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। सरकार की ये मंशा है कि इस क्षेत्र को भी संगठित क्षेत्र में लाया जाए ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कैमरामैन मोंटी के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद में मेला प्राधिकरण के सभागार में समीक्षा बैठक में भाग लेंगे और महाकुंभ के तैयारियों की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। इस महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की संभावना है, जिसे देखते हुए यूपी की योगी सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। समीक्षा बैठक के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल और आयुष मंत्रालय के पंडाल का दौरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल में जहां स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई हैं, तो वहीं आयुष के साथ स्वस्थ भारत विकसित भारत को दिखाने का प्रयास भी किया गया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने मंगलवार को दिल्ली में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लगाए गए पंडाल का दौरा किया। यहां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां तो प्रदान की ही जा रही हैं, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, मौखिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम की भी झलक देखी जा सकती है। हमारा जो ये साल का जो हमारा थीम जो है तो वन हेल्थ, इसी वजह से अभी हेल्थ की ओर भी लोग काफ़ी अच्छी नज़रों से अपने सेहत के लिए, अपने भविष्य के लिए लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से इस ट्रेड में ये लगाने से इसको जनता को भी उसका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुष मंत्रालय द्वारा लगाए गए पंडाल का भी जायजा लिया। इस पंडाल में आयुष के साथ स्वस्थ भारत विकसित भारत को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के साथ ही मंत्रालय की नवीनतम पहलों और नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा आयुर्वेद, जो कि हमारा प्राचीन हमारा उपचार करने वाला जो हमारा स्थान था, कि वो अभी उसको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे देश में नहीं देश के बाहर हमारा आयुष विभाग और आयुष विभाग के सभी हमारे अधिकारी और हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का स्टॉल भी देखा जा सकता है। यहाँ सचेत मोबाइल ऐप के साथ आपदाओं की हार के विषय में बताया जा रहा है। ये सचेत आपदा का पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म है, जो भारत के नागरिकों को वास्तविक समय में आपदा का अलर्ट देगा। मेले में आने वाले दर्शकों को आपदाओं के समय में और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए NDMA की नीतियों, योजनाओं और आपदा प्रबंधन की भी जानकारी प्रदान की जा रही है। गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विभाग ने अपनी नई गाइडलाइंस के तहत 8 इनोवेटिव स्टार्टअप्स को समर्थन देने की घोषणा की है। भारत डीप टेक इनोवेशन में बड़ी छलांग लगा रहा है। राष्ट्रीय मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स और नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 8 क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
under Prime Minister Science, Technology, Innovation Advisory Council. This was launched, I think, early this year, the National Quantum Mission, with 4 verticals: the quantum computing, quantum communication, quantum sensing, and quantum materials. The quantum simulation, of course, is in keeping with our energy systems, the power grids, renewable energy. We have set zero target for ourselves for 2070, so it's going to come handy over there also. And, of course, as far as the satellite-based internet is concerned. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत के नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। And as you saw just now, these startups with their stars, their eyes, have the urge to prove themselves in each of these areas. This kind of technology is something which is going to be adopted very fast once people understand the merits of it and once it becomes available, accessible in general. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस अत्याधुनिक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संसाधन, वित्त पोषण, मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज़ एट 10 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब भारत में भी आक्रोश बढ़ गया है। और भी होंगी खबरें, आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आप बात कर लेते हैं स्वच्छ हवा के संकट से जूझ रही दिल्ली एनसीआर की। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज से स्कूल हाइब्रिड मोड पर जरूर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस बात की अनुमति दी है। बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लागू ग्रैप 4 के अन्य नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। 30 अक्टूबर 2024 ये वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में सबसे पहले इस साल जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में पाया गया। उसके बाद तकरीबन 1 महीना हो चुका है और लगातार दिल्ली की जो आबो हवा है वो दम घोटू हो गई है। लगातार AQI जो इंडेक्स है वो 400 और 500 के बीच में बना हुआ है। इसकी वजह से इस वक्त दिल्ली में ग्रैप 4 के नियम लागू हैं। मैं दिल्ली के इस वक्त कर्तव्य पथ पर हूँ और कर्तव्य पथ में सुबह का ये समय है और आप देख सकते हैं पॉल्यूशन की एक लेयर आपको दिखाई देगी। कर्तव्य पथ और इंडिया गेट का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर जो लोग हैं भारत की छवि को देखने आते हैं। यहाँ पर लगातार जो AQI इंडेक्स है वो गंभीर स्थिति में बना हुआ है और यही वो सवाल है लगातार जो दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली सरकार से पूछ रही है कि आखिर क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा पिछले 1 महीने से लगभग खराब स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है वो उन प्रावधानों के साथ आए और बताए कि आपने अभी तक क्या किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश है। चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के सामने प्रदर्शन करेगी। भाजपा कार्यकर्ता उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नाकाबंदी करेंगे। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर किया जाएगा।
बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में ले जाने की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आइए हम सब मिलकर बांग्लादेश इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की निंदा करें। हम श्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने का आग्रह करते हैं। बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना ने अपना खून बहाया है, हमारे संसाधन खर्च हुए हैं, हमारे सेना के जवानों की जान गई है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को निशाना बनाया जा रहा है उसमें हमें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। हम संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। और अब खबर विदेश मंत्री की इटली यात्रा से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वैश्विक मुद्दों सहित भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा की गई है। विदेश मंत्री ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र से इतर जापान के विदेश मंत्री ताकोशी इवाया से भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई यूल से भी मुलाकात की है। उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सहयोग, आर्थिक साझेदारी, मजबूत रक्षा संबंध और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है। ये संघर्ष विराम फिलहाल 60 दिन के लिए है। अमेरिका और फ्रांस की ओर से इस मामले में मध्यस्थता की गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात की और अमेरिका की भागीदारी के लिए उन्हें धन्यवाद किया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में कहा कि संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो इजराइल की तरफ से भी हमले होंगे। बहरहाल संघर्ष विराम का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि यह समझौता दोनों देशों के लोग जो हिंसा और पीड़ा महसूस कर रहे थे उसको समाप्त कर सकता है। खबर खेल जगत से है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा वे विदेश में भी कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन नहीं भर पाएंगे। नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल के अनुसार उनकी अयोग्यता उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उन्हें अधिसूचना भेजी गई थी। गौरतलब है कि नाडा ने बजरंग को 23 अप्रैल को नोटिस भेजा था। भारत के 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिवित रेड्डी ने इतिहास रच दिया है। दिवित ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। मुकाबले में भारत के दिवित और सात्विक स्वेन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी 11 में से 9 अंक हासिल कर पॉइंट टेबल में टॉप पर थे। इसके बाद विजेता का फैसला सुपर टाई ब्रेकर से हुआ, जहां दिवित ने अपने हमवतन सात्विक स्वेन को सुपर टाई ब्रेक स्कोर में हराकर शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। वहीं सात्विक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम एशिया कप में आज अपने अभियान का आगाज करने वाली है। भारतीय टीम अपने पहले मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड के साथ ग्रुप ए में है। यही प्रतियोगिता 4 दिसंबर तक चलेगी। वैसे भारतीय टीम का इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। टीम ने अब तक 4 बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने साल 2004, 2008, 2015 और 2023 में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता। और अब बात एंटरटेनमेंट की नई लहर वेव्स की। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। और आइए अब देखते हैं DD न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ बीजेपी के अनुसूचित ज्योति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के साथ खास मुलाकात। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत चर्चा हो रही है बीते कुछ महीनों में, यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ही हम देख रहे हैं, जब जब चुनाव आता है या फिर चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, तमाम बयान आते हैं, संविधान की बड़ी चर्चा होती है। वंचित तबके के लिए किस राजनीतिक दल ने क्या कुछ किया है, किस सरकार ने क्या कुछ किया है, इस सब की बहुत चर्चा होती है। तो आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ऐसे समय में हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो हमने देखा है कि 75 वर्ष संविधान को अंगीकार करने के पूरे हो रहे हैं और 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम मोदी सरकार ने बनाया है। तो ये जो संविधान दिवस मनाने का फैसला हुआ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आप एक नेता के तौर पर, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान ये पन्नों की किताब नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। संविधान लिखने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा है तो संविधान एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं है। संविधान सबके लिए है और वही मंत्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान एक तरफ देश के नागरिकों को सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानताएं भी देता है। भारत का संविधान लोगों को स्वतंत्रताएं भी देता है और उसकी भी एक सीमा होती है। इस भारत के संविधान को 1950 से लागू होते हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि अमृत काल है संविधान का। तो स्वाभाविक है जब संविधान पर विचार करते हैं तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं था, ये कहीं ना कहीं विचार आता है। और भारत सबके लिए, भारत का संविधान है और सबके लिए करता है, बराबरी के सबको अधिकार देता है। तो अंततोगत्वा कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि भारत के संविधान से अलग हटकर लोग कौन विचार करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 1950 से जो संविधान लागू हुआ वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक संविधान दिवस हिंदुस्तान में सरकारी स्तर पर नहीं मनता था, लेकिन मोदी जी ने 2015 में मुंबई में घोषणा की कि हम संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ करेंगे और 2015 से लगातार सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की शपथ दिलाई जा रही है। संविधान की प्रस्तावना जो पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी बच्चों को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हो गई और इसलिए संविधान की भावना क्या है, आम आदमी को जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कोर्ट के द्वारा भी 2 दिन तक लगातार संविधान के बारे में डिबेट होती है और मोदी जी का जो मंतव्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान में ये लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, और जो उनकी भावना है वो संविधान की भावनाएं, सत्ताएं पूरी कर रही कि नहीं कर रही। तो मुझे लगता है इस पर जब डिबेट होगी तो 10 साल के मोदी के कार्यकाल और पिछले जितने भी कार्यकाल है उनको जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का पालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। 2 दिन तक पहली बार देश में संसद के भीतर डिबेट होती है संविधान पर, और जब ये निर्णय होता है कि संविधान दिवस मनेगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं संसद के भीतर कि 26 जनवरी मनती है तो संविधान दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हैं, दिखाने के कुछ और हैं। उसी कांग्रेस के नेता बहुत आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि वो वंचित तबके का, एससी का, एसटी का वो ध्यान नहीं रख रही है, संविधान को बदलने का काम कर रही है। ये आरोप हमने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा और जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होती है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस एक झूठ की मशीन है और कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है षड्यंत्रपूर्वक। मैं कुछ क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। देश की 57 साल सत्ता कांग्रेस के पास रही है।
किसने आपको मना किया कि दलित और आदिवासी जिन महापुरुषों को अपना आराध्य मानते हैं उनके राष्ट्रीय त्यौहार होना चाहिए, उनकी जन्म जयंतियाँ, उनके बलिदान दिवस मनाए जाने चाहिए, क्यों नहीं मनाए? मोदी जी के आने के बाद बिरसा मुंडा जी की जयंती और गौरव दिवस क्यों मनता है, जनजाति गौरव दिवस? बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ क्यों बनाए जाते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बनाती है? भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस नहीं देती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि भाजपा की बहुमत होने के बाद भी जो सत्ता से बाहर से हम सपोर्ट कर रहे थे, उस समय ही भारत रत्न क्यों मिलता है? केंद्रीय कक्ष में सारे नेताओं के बड़े जो प्रथम मंत्रिमंडल के थे उनके तेल चित्र लगे, बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों नहीं लगाया था? और बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, 1952 और 1954 का लोकसभा का चुनाव उन्हें क्यों हराया? इसका मतलब यह है, साफ है कि कांग्रेस संविधान विरोधी भी है, अम्बेडकर विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। 1975 में इंदिरा जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए आपातकाल लगाया, 3.5 लाख निर्दोष लोगों को सताने का काम किया, मीडिया का गला घोटने का काम किया, न्यायालय के अधिकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, जब एक देश एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया कि एक देश में एक ही संविधान होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान क्यों लागू किया? मुझे खुशी है कि मोदी जी के कारण भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। वहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस धारा 370 के कारण वहाँ एसटी को विधानसभा में आरक्षण नहीं था, वहाँ एससी को नौकरी में आरक्षण नहीं था, और आज मोदी जी के कारण धारा 370 हटी तो वहाँ पहली बार विधानसभा में एसटी के लिए 9, एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, पहली बार विधानसभा में आए हैं। मोदी जी ने तो संविधान को जितनी ताकत दी है, कांग्रेस ने अगर दे दी होती 75 सालों में, तो मुझे लगता है संविधान हर व्यक्ति की जबान पर होता। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर है। एक तरफ आपने संविधान को डैमेज किया, 72 बार संविधान में 90 बार चुनी हुई सरकारों को पटक दिया आपने, जो लोकतंत्र में वोट डाल के चुनी गई। राज्य की सरकारों की बर्खास्त ही कर दी, जो 356 लगा के इंदिरा गांधी जी के, जबकि जनता ने उनको चुनाव के भेजा। आपने लगभग 100 बार संशोधन कर दिए, तब संविधान खत्म नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल 9 बार संशोधन करते हैं, वो भी किसके लिए? वो इसके लिए करते हैं कि मुस्लिम देशों में जो तलाक है, महिलाओं का जो शोषण है, उसी प्रकार से तलाक वहाँ बंद है, भारत में बंद होना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं का। लेकिन फिर इतना आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस का शटर डाउन हो गया, दुकान बंद हो गई है, झूठ बोलते बोलते। क्योंकि आम जनता के लिए आपने कुछ किया होता, जैसे मोदी जी 6 लेन 4 लेन बना रहे हैं, मोदी जी एम्स बहुत बना रहे हैं, मोदी एयरपोर्ट बहुत बना रहे हैं, मोदी जी तथागत महात्मा बुद्ध के नाम से सर्किट बना रहे हैं, मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू बना रहे हैं, मोदी जी रविदास के नाम से 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, अम्बेडकर के नाम से इंटरनेशनल सेंटर बना रहे हैं। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के अलावा किसी के नहीं बनाए। तो देश की जनता जानती है कि हिंदुस्तान का गरीब मतदाता ये कांग्रेस के लिए केवल वोट है, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान भी श्रद्धा विश्वास का केंद्र है, जनता भी विश्वास का श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए मोदी जी कहते हैं, पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि मेरी सरकार अगर किसी को समर्पित होगी तो दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, इनके लिए समर्पित हमारी सरकार होगी। कोई राजनीतिक दल बहुत पैरवीकारी करता है कि वो सबसे ज़्यादा वंचित वर्गों की सोचता है, दलितों की सोचता है, तो पार्टी के अंदर कितनी भागीदारी दी जाती है? बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, हमने देखा है कि उसमें सभी वर्ग की भागीदारी है। अगर आप बताएं कि कितनी जगह पार्टी में उस लिहाज से संगठन में SC ST या फिर OBC को दी जाती है बीजेपी की? भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ मंडल से लेकर और राष्ट्रीय पदाधिकारी तक ये व्यवस्था है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लोग रहेंगे ही। अभी आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हैं, संसदीय बोर्ड में हमारे सत्यनारायण जटिया जी हैं, पहले थावरचंद गहलोत जी रहे हैं,
इसके साथ ही पिछली बार 12 मंत्री थे, चूँकि सांसद ज़्यादा थे। अब की बार 11 मंत्री हमारे एससी के हैं। पहला बौद्ध, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहला बुद्ध को मानने वाला कोई मंत्री था, किरण रिजिजू जी थे। उसके बाद तीसरा कोई विधि मंत्री बना है या एससी का दूसरा विधि मंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी ने मेघवाल जी को बनाने का काम किया है। अब 4 राज्यपाल एससी के बनाए हैं। 2 नेता प्रतिपक्ष, एक अमर बावरी को झारखंड में और एक छलवादी नारायण स्वामी को कर्नाटक में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 2 उप मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश में एक राजस्थान में बनाए हैं। और पिछली बार कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री हमारे कारजोलकर जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, अंत में खड़े व्यक्ति को भी ऊपर लाना, और इसलिए हर समाज को जिम्मेदारी मिले, हर समाज को अवसर की समानता मिले, हर समाज को सम्मान मिले, यही बाबा साहब अम्बेडकर, यही महात्मा फुले और यही संविधान की भावना है। और यही विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र ही हमारा नारायण है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना, हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं, SC ST समाज से लोग हैं। एक कहावत है, जिसकी न फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी गरीब घर से निकले हैं। दूसरा, हमारी जो मातृ संस्था है, जहाँ हमको यही व्यवहार सिखाया जाता है कि दूसरे की पीड़ा को ख़त्म कैसे करना है, दूसरे की मदद कैसे करना है, सेवा भाव मन में पैदा कैसे करना है, सेवा कैसे करना है। और इसलिए ये जो उनका नेचर है, व्यवहार है कि गरीब को मदद मिलनी चाहिए, उनकी संवेदनशीलता है, ये उनकी गरीब के प्रति समर्पण है। उस गरीब को भी वो बराबरी पर लाना चाहते हैं और वहाँ से इन योजनाओं का जन्म हुआ है। नहीं तो 57 साल कांग्रेस को मिले, क्या 57 साल 10 साल में कितना बड़ा मोड़ कोनी का अंतर है, ये कांग्रेस भी कर सकती थी। आज आम आदमी के सीधे खाते में पैसा जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार से फ्री हो रहा है। 4.5 करोड़ के लगभग उन्होंने फर्जी राशन कार्ड समाप्त कर दिए। 3.5 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर जो फर्जी लोग ले रहे थे वो ख़त्म कर दिए। ऐसे 10 करोड़ फर्जी चीज़ें ख़त्म कर दी आधार कार्ड से लिंक करके। कितना पैसा बचा देश के लिए। तो मोदी जी ने इसी प्रकार से, एक नहीं कई प्रकार से, आज लगभग 4.5 करोड़ लोगों का झोंपड़ी जगह घर मिल गया है। आज 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए। आज गैस सिलेंडर लगभग 11, 12, 13 करोड़ लोगों को मिल गए हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से कांग्रेस ने अगर गरीबों को देना किया होता तो आज देश में कोई गरीब नहीं होता। इस पाप का जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम अब सत्र चल रहा है तो हम देखते हैं कि कई बार कांग्रेस पार्टी सत्र के अंदर, सदन के अंदर जिस तरह के आरोप लगाती है और फिर गतिरोध होता है और सदन नहीं चल पाता, और वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वो शायद बड़े चैंपियन बनना चाहते हैं या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं वंचित तबके के मुद्दे पर। तो वो जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी का, उसका कैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है आरोप लगाने का अधिकार किसी को भी है, लगा सकते हैं, लेकिन 10 साल में कांग्रेस ने एक नहीं कई प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब है कांग्रेस फर्जी आरोपों में विश्वास करती है। वो मोदी जी के जनकल्याण पर बहस नहीं करती, वो मोदी जी के विकास पर बहस नहीं करती, वो चांद पर तिरंगा झंडा फहर गया इस पर बहस नहीं करेगी, वो एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में हमने बदला लिया इस पर बहस नहीं करेगी, यूक्रेन रूस का युद्ध 10 घंटे बंद करके मोदी जी ने 3.5 लाख लोग बच्चों को निकाल के लाए इस पर बहस नहीं करेगी। गरीब कल्याण पर कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें आदिवासी भी है, जिसमें SC भी है, यानी कि सबको लाभ, इस पर कभी बहस नहीं करेगी, क्योंकि इस पर बहस करते तो मोदी को लाभ मिलेगा। और इसलिए झूठ पर मनगढ़ंत किले खड़े करके वो भाजपा पे आक्रमण करती है, वो सफल नहीं होगी। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि मोदी हमारे देश के सर्वाधिक ईमानदार प्रधानमंत्री, समर्पित प्रधानमंत्री हैं, जो अपने लिए नहीं भारत के लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय इतना ही है, समय इजाज़त नहीं देता कि आप आगे आपसे सवाल पूछें। तो हमने बातचीत की, लाल सिंह आर्य बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उन्होंने एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो आरोप लगाता है उस पर भी उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है,
खासतौर पर अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ों के लिए उतना किसी सरकार ने इससे पहले नहीं किया था। खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। बढ़ते आगे, कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने CSR पहल के तहत सिंगरौली महिला लघु धारक पोल्ट्री परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत 750 पोल्ट्री फार्म इकाइयों को मिलाकर सिंगरौली महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है। यह कंपनी आदिवासी महिलाओं के स्वामित्व में है और उन्हें आजीविका के साथ साथ आर्थिक अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने की दिशा में काम भी कर रही है। आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से 26 किलोमीटर दूर वैढ़न तहसील का एक छोटा सा गांव पिंडरताली आज महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपनी CSR पहल के तहत सिंगरौली महिला लघु धारक पोल्ट्री परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत 750 पोल्ट्री फार्म इकाइयों को मिलाकर सिंगरौली महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसका स्वामित्व पूरी तरह से आदिवासी महिलाओं के पास है। उत्पादन आकलन के हिसाब से मेंबर्स को पेमेंट किया जाता है। पेमेंट या एफिशिएंसी इंडेक्स के रूप में किया जाता है, जो कि बताता है कि कितना एफिशिएंटली मेंबर्स ने काम किया है। लिफ्टिंग के बाद ही मेंबर्स को एक हफ्ते के अंदर उनके खाते में जो भी ग्रोवर चार्ज का अमाउंट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस परियोजना से जुड़ी प्रत्येक महिला सदस्य साल भर में चिकन के 6 से 7 बैच तैयार करती है। इस काम में उन्हें प्रतिदिन केवल 2 से 3 घंटे का समय लगता है। 500 मुर्गियों की एक शेड से प्रत्येक महिला को सालाना 35,000 से 45,000 रुपए की आय हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस परियोजना ने 18 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 10 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक 24 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर होने की उम्मीद है। वर्तमान में सिंगरौली जिले के 16 गांव में 750 इकाइयां काम कर रही हैं, जिससे 750 आदिवासी महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। हमको अब बाहर नहीं जाना पड़ता है, अपना खुद के काम हमारा घर में है, तो उसमें अपना घर के भी काम कर ले रहे हैं। इसमें काम हम तो पैसा भी मतलब कमा ले रहे हैं, अपना घर का भी काम कर रहे हैं। NCL की यह पहल आदिवासी महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आई है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ अब उनके हर सपने को पंख लग रहे हैं। ऐसी योजनाएं न केवल ग्रामीण अंचलों में आदिवासी समाज के उत्थान में सहायक हैं, बल्कि वंचित समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। NCL की यह पहल भारत के कोयला क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। NCL के माध्यम से इन महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ वो अपने परिवार की भी मदद कर पा रही है और उनको एक बिजनेस भी मिल पा रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, सिंगरौली।